नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल एबीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिरीन। और साथ ही आपको बता देते हैं कि आज सबसे बड़ी सियासी हलचल क्या है। सीएम योगी आज दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए पीएम आवास पर पहुंच चुके हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त का ताजा अपडेट है ये। यूपी चुनाव में जीत के बाद पहली मुलाकात है ये। योगी आदित्यनाथ आज ही सवेरे पहुंचे हैं दिल्ली और उसके बाद से ही लगातार मुलाकातों का दौर जारी है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये मुलाकात जो कि अब शुरू हो चुकी होगी, क्योंकि पीएम आवास पर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ नीरज पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। नीरज, पहुंच चुके हैं पीएम आवास योगी आदित्यनाथ, क्या अपडेट वहां से? और जी श्रीन, मैं आपको बता दूं, पिछले 5 मिनट पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं और ये मुलाकात अब मुझे लगता है करीब 40 मिनट चलने वाली है। यानी कि 5 बजे से ये शेड्यूल्ड है, लेकिन आमतौर पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में जब भी मुलाकात होती है तो कभी भी 40 मिनट से कम खत्म नहीं होती है। तो ये माना जा रहा है कि अगले 40 मिनट तक तो योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात चलने वाली है। क्योंकि जीत कर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत मेहनत की है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। 50 से ज़्यादा कार्यक्रम उन्होंने किए हैं चुनाव से पहले से लेकर चुनाव के अंत तक। तो ऐसे में प्रधानमंत्री को बधाई देना लाजमी है और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली पहुंचे हैं और बारी बारी से लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद सीधा यहीं से वो जेपी नड्डा के आवास पहुंचेंगे, जहाँ पे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। रात 8 बजे राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे। तो ये मुलाकात का दौर आज कटसी कॉल है, क्योंकि होली का त्यौहार है 3-4 दिन बाद और होली के त्यौहार से पहले योगी आदित्यनाथ यहाँ आए हैं। उत्तर प्रदेश में एक प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। तो योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचकर नेताओं से मुलाकात करके उन्हें बधाई देंगे यूपी चुनाव में उनकी भूमिका के लिए। और आगे एक बहुत अहम बैठक होगी जो अभी तय नहीं है, लेकिन माना जा रहा आज रात या कल तक एक अहम बैठक हो सकती है, जिसमें पार्टी कोर कमेटी के लोग रहेंगे, भाजपा के अध्यक्ष रहेंगे, गृह मंत्री रहेंगे, संगठन मंत्री रहेंगे, उत्तर प्रदेश के कुछ पदाधिकारी रहेंगे, संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश सुनील बंसल रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव रहेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे। और तब उस बैठक में तय होगा कि उत्तर प्रदेश में सरकार का स्वरूप क्या होगा, सरकार में मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा, कौन कौन बाहर जाएगा, संगठन की क्या भूमिका होगी, इन सब विषयों पर चर्चा होगी। जी श्रीन, ठीक है, आप नीरज रहिए हमारे साथ। जैसे कोई अपडेट होगा फौरन बताइएगा, मैं आपके पास फिर से आऊंगी। लेकिन हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ गए हैं, कुछ और सहयोगी भी हमारे साथ हैं। पंकज झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लखनऊ भी चलेंगे, संजय त्रिपाठी वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले पंकज, जिस तरह से यहाँ पर देखिए, अब से थोड़ी ही देर पहले पहुंच चुके हैं दोनों नेताओं में, अब जो मुलाकात है वो शुरू भी हो चुकी होगी, लेकिन इस ऐतिहासिक जीत के बाद आज सवेरे पहुंचे हैं और इस मुलाकात के क्या मायने हो जाते हैं इस दौरान? शिरीन, ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हो रही है, नीरज जो कह भी रहे हैं कि इस मुलाकात में कोई मंत्रिमंडल के स्वरूप को लेकर, संगठन और चेहरों को लेकर चर्चा नहीं होनी है। जो मुझे जानकारी मिली है, ये औपचारिक रूप से चूंकि चुनाव खत्म हुआ है। जी चलिए, पंकज जी से हमारा संपर्क टूट गया, फिर से हम उनसे जुड़ेंगे और बात जी पंकज जी पूरी कीजिए बात। हाँ, दूसरी बड़ी बात जो ये थी कि वो प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रचार के दौरान एक बड़ी बात कही थी और वो ये उन्होंने कहा था कि 10 मार्च के बाद जब बीजेपी की सरकार बन जाएगी तब छुट्टा पशु के लिए एक व्यवस्था लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचने से पहले इसको लेकर बैठक कर चुके हैं। कुछ फार्मूला लगभग तय हो चुका है। उसके बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया जाएगा, उनसे भी सलाह मशवरा किया जाएगा कि आने वाले दिनों में क्या किया जाए। एक बात और आपको खास तौर से बता दूं शिरीन, कि चुनाव यहाँ तो खत्म हो गया, बीजेपी की जीत हो गई, लेकिन आपने अगर सुना होगा उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को बीजेपी हेडक्वार्टर में, तो एक तरीके से उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव का ब्लूप्रिंट भी पेश कर दिया था। तो इसको लेकर भी कुछ बातें वहां पर दोनों नेताओं के बीच होनी है। ठीक है।
यानी कि बहुत कई मायनों में ये महत्वपूर्ण जिस तरह से बैठक हो रही है उसमें क्या कुछ और होगा, जैसे ही कुछ वहां से जानकारी आएगी और भी अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। लखनऊ भी चलेंगे, लेकिन प्रदीप सिंह जी से कमेंट लेना चाहूंगी। प्रदीप जी, आप कैसे देख रहे हैं इस मुलाकात को? जैसा यहाँ पर नीरज पांडे बता रहे हैं कि देखिए सरकार का स्वरूप उत्तर प्रदेश में अब क्या होगा, योगी सरकार 2.0 कैसी होगी, ये तमाम विषय पर तो चर्चा शायद ना ही हो, लेकिन मुलाकात कितनी महत्वपूर्ण है ये बहुत महत्वपूर्ण है। खास तौर से मंत्रिमंडल के गठन से पहले जो ये मुलाकात हो रही है, इसमें निश्चित रूप से पहले तो मुझे लगता है कि दोनों नेता एक दूसरे का फीडबैक जो है लेने और देने का काम करेंगे कि चुनाव के दौरान किस तरह का उनका असेसमेंट था, कैसा नतीजा आया और क्या समस्याएं आई, उनको कैसे ठीक किया जाएगा। दूसरा, सैद्धांतिक तौर पर कुछ चीजों पर जरूर चर्चा हो सकती है शुरुआती, कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा केशव प्रसाद मौर्य का, या डिप्टी सीएम होगा इस बार या नहीं होगा। इस पर जो है निश्चित रूप से शुरुआती होगी, क्योंकि उसी के आधार पर आगे जब बैठक होगी तो उसमें फैसला होगा कि मंत्रिमंडल का स्वरूप किस तरह का होगा। लेकिन ये मुलाकात निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए भी योगी आदित्यनाथ के लिए जीत कर जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उनका नाम पेश नहीं किया गया था मुख्यमंत्री के तौर पर। ये इस जीत में उनका भी बहुत बड़ा योगदान, तो इसलिए 2024 के दृष्टि से देखें तो भी उनका जो है उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। और उत्तर प्रदेश आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो इन सब चीजों को देखते हुए योगी आदित्यनाथ का कद जो 2017 में था, 2022 में उससे बड़ा हुआ है। तो वो उत्तर प्रदेश ही नहीं, राष्ट्रीय मसलों पर भी उनसे विचार विमर्श होगा। ये प्रधानमंत्री की आज की मुलाकात में ये सब चीजें तो नहीं तय हो जाएंगी, लेकिन वो एक दिशा उसकी जरूर दिखाई देगी। बिल्कुल, यानी आप कह रहे हैं कि अब योगी आदित्यनाथ का कद इस ऐतिहासिक जीत के साथ और भी बड़ा हो गया है और उसे कहीं ना कहीं एक दिशा अब दी जाएगी आगे भी। ठीक है, अब हम संजय त्रिपाठी का रुख करेंगे, लखनऊ चलते हैं, क्योंकि मुखिया जरूर दिल्ली में है लेकिन लखनऊ में हलचलें लगातार तेज होती जा रही हैं। सबसे पहले वहां क्या फिलहाल चल रहा है संजय, क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, जो बातचीत कर रही थी ना, अब जो सवाल पूछ रही थी, कुछ सवाल यहाँ भी इसी तरह के पूछे जा रहे हैं कि जो आज मुलाकातों का दौर होगा उसमें किस तरह की चर्चा होगी, क्या डिप्टी सीएम बनाने पर या मंत्रिमंडल को लेकर के कुछ फैसला होगा, कौन सा कैबिनेट मंत्री बनेगा, कौन सा राज्य मंत्री बनेगा, कौन किसका नाम ऊपर चल रहा है। इस तरह के तमाम जो सवाल है वो लखनऊ की सियासी फिजाओं में तैर रहे हैं और इन्हीं के जवाब तलाशे जा रहे हैं। ये अलग बात है कि जैसा भाजपा संगठन का ये कहना है कि आज जो मुलाकात मुख्यमंत्री की हुई है, चुनाव में प्रचंड जीत आने के बाद ये पहला दिल्ली दौरा है, तो एक कर्टसी कॉल है कि लोगों सिर्फ औपचारिक भेंट की जाएगी जो केंद्रीय नेतृत्व है उनसे, प्रधानमंत्री से, तो जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे जो आज मुलाकात की बात है वो केवल और केवल औपचारिक भेंट है। क्षमा कीजिएगा, होली के ठीक पहले जो दिल्ली में जाना हो रहा है योगी आदित्यनाथ का। अब ये जो सवाल हैं इन पर चूँकि जैसा कहा जा रहा है कि होलास्टक लगा था, इसलिए होली के पहले मंत्रिमंडल के बारे में कोई निर्णय नहीं होना था। 22 तारीख 23 तारीख के आसपास जो ये बात कही जा रही, तो उसमें भी 10 दिन का वक्त बाकी है। तो ऐसे में निश्चित रूप से बड़ा वक्त है, लंबा समय है जिस पर इस तरह के कई सारे सवालों पर चर्चा की जाएगी और चर्चा ही नहीं की जाएगी, मंथन किया जाएगा। ये बड़ा काम है, इसमें कुछ घंटों में ये चीज़ें मतलब फाइनल नहीं किया सकती हैं। तो ऐसे में पहले तो ये अभी तय होना है कि जो पर्यवेक्षक है वो उत्तर प्रदेश में कौन भेजे जाएंगे, जो तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री का वो औपचारिकता है। उसमें जिस तरह से सुरेश खन्ना ने सुबह बयान दिया था, वो एक महज औपचारिकता के लिए पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे जो मुख्यमंत्री का नाम तय करेंगे, विधानमंडल दल की बैठक होगी। तो इस तरह की तमाम जो सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं वो भी लखनऊ में और पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय है। सभी पूछ रहे हैं कि क्या मेरा नाम मंत्रिमंडल के लिए हो सकता है या आगे की रणनीति क्या होगी, भारतीय जनता पार्टी कब शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करेगी। तो इस तरह के शिरीन तमाम सारे चर्चा और सवाल जो है लखनऊ में भी फिलहाल लोग कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इस तरह के कई सवाल हैं जिनका जवाब सभी जानना चाहते हैं। पंकज जी, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं, आपको क्या अपडेट मिल रहा है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस बार समीकरणों को साध कर ही मंत्रिमंडल जो है उसकी रूपरेखा तय होगी और डिप्टी सीएम के पद को लेकर कहा यह जा रहा था उसे बढ़ाया भी जा सकता है। क्या आपके पास जानकारी है इससे जुड़ी? देखिए, प्रदीप जी जो अभी एक बात कह रहे थे ना, उस बात पर गौर करने वाली है कि 2017 में योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव नहीं हुआ था और तब केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष हुआ करते थे, वो भी मुख्यमंत्री के रेस में थे, तो वहां पर डिप्टी सीएम लगा दिए गए।
अब जो योगी आदित्यनाथ हैं 2022 में, वो अलग योगी आदित्यनाथ है, उनकी ताकत अलग है। अब क्या इस बार दो तरह की चीजें आ रही हैं कि क्या 2 डिप्टी सीएम होंगे, 3 होंगे, या संख्या क्या होगी। और एक धड़े का ये भी मानना है बीजेपी नेताओं का कि इस बार कोई भी डिप्टी सीएम ना बनाया जाए, एक दूसरा पावर सेंटर न खड़ा किया जाए। जो बड़े चेहरे हैं उन्हें बड़े बड़े विभाग देकर बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन ये सब चर्चा मुझे लगता है कि अभी इसमें वक्त लगेगा। सुनील बंसल हो या स्वतंत्र देव सिंह हो, ये सब लोग कल पहुंचेंगे, कल कई राउंड की बैठक होगी, इसमें समय लगेगा। जैसा संजय भी कह रहे थे, इतनी जल्दी इस पर फैसला हो पाएगा मुझे नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारे इसमें दांव-पेच अभी फंसे हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे दांव-पेच फंसे हुए हैं और उन्हें सुलझाने में वक्त जरूर लग सकता है। चर्चाएं लेकिन जरूर गर्म हो रही हैं। नीरज पांडे का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। नीरज, 40 मिनट आप बता रहे हैं कि कम से कम 40 मिनट तक ये बातचीत दोनों नेताओं के बीच में होगी, प्रधानमंत्री और साथ ही मुख्यमंत्री के बीच। क्या कुछ हो सकता है? मतलब कयास से एक तरफ, लेकिन आपको क्या जानकारी मिल रही है कि कौन कौन से मुद्दों पर बातचीत संभव है आज इस मीटिंग में? सरीन, जब 2 बड़े नेता बैठते हैं तो निश्चित रूप में बात राजनीति की ही होती है। और जब सरकार उत्तर प्रदेश में बन रही है और इतने बड़े प्रचंड बहुमत से बनी है, तो निश्चित रूप में सरकार का स्वरूप क्या होगा, कैसे क्या होगा, प्रधानमंत्री से सुझाव भी जरूर मुख्यमंत्री लेंगे और कुछ प्रधानमंत्री अपने जो राय है वो भी देंगे मुख्यमंत्री को। क्योंकि शासन चलाना, भले शासन के मुखिया रहेंगे योगी आदित्यनाथ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि पार्टी के मुखिया हैं, पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं। और चुनाव में भी ये देखने को मिला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही एक तरह से देखा जाए फेस भले योगी आदित्यनाथ रहे हों, योगी आदित्यनाथ के नाम पर चुनाव लड़े, लेकिन प्रधानमंत्री की भूमिका बहुत ही केंद्रीय रही है और बहुत ही महत्वपूर्ण रही। ऐसे में निश्चित रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चूंकि जिस तरह उन्होंने 5 साल काम किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आदर्श मान के काम किया है, निश्चित रूप में आज जब 2 बड़े नेता एक साथ बैठेंगे तो बहुत सारे विषयों पर राय मशवरा होगा। और निश्चित रूप में मैं प्रदीप जी से बहुत हद तक सहमत हूँ कि केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो दिनेश शर्मा हो या स्वतंत्र देव सिंह हो या दूसरे बड़े नेता, खासकर उनकी क्या सरकार में भूमिका होगी, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री के बीच में इस विषय पर चर्चा होगी। फैसला, मैं फिर कह रहा हूं, फैसला इसमें नहीं होगा। फैसला और निर्णय के लिए एक कमेटी, जो एक प्रोसीजर है भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें उनके कोर कमेटी के सारे बड़े लोग बैठते हैं और सब सारे जो राय जहां जहां से आती, चाहे वो प्रधानमंत्री की तरफ से हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से हो या किसी संघ परिवार की तरफ से, जो भी राय आती है उन राय को रखा जाता है और उसके बाद उसके समीकरण सेट किए जाते हैं कि क्या पार्टी के लिए ठीक होगा और क्या गलत होगा, तब निर्णय होता है। तो अभी जल्दबाजी होगी। ये जरूर है कि 2 बड़े नेता जब साथ में बैठते हैं तो बहुत सारे विषयों पर चर्चा होती है, सकारात्मक पहलुओं को निकालकर सामने रखा जाता है ताकि राज्य चलाया जा सके। जी श्रीन, फैसला भले ही ना हो लेकिन चर्चा जरूर होगी, जैसा कि आप भी कह रहे हैं लगातार यहाँ पर। और निगाह सबकी इसी को लेकर है कि आखिर दोनों नेताओं के बीच में बातचीत क्या क्या हो सकती है। हल्का फुल्का अंदाज जरूर रहेगा, लेकिन कई गंभीर मुद्दे भी उसमें शामिल हो सकते हैं। तो देखिए, नई सरकार के गठन पर मंथन होगा, वो चुनावी वादे जिन पर मोदी योगी में चर्चा, कौन मंत्री कौन डिप्टी सीएम बनेगा, इस पर चर्चा होगी। महत्वपूर्ण बात यह है इस मुलाकात से जुड़ी हुई, यूपी के लिए पर्यवेक्षक पर भी दोनों नेता बात कर सकते हैं, इस पर भी बातचीत हो सकती है। साथ ही देखिए, आवारा पशुओं का जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इनकी जो समस्या है, उस पर नीति बनानी है। चुनाव में किए गए वादे पूरे करने की 5 साल की रूपरेखा बन सकती है। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली पर भी चर्चा मुमकिन है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। होली दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने पर भी बात हो सकती है। यानी चुनावी वादे जो किए गए थे उन्हें अब पूरा कैसे किया जाए, ये तमाम बातें हो सकती हैं जो चर्चा का विषय दोनों नेताओं के बीच में हो सकती है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच। प्रदीप जी, आपके पास आना चाहूंगी और मैं उस बात को यहां पर उठाना चाहती हूं जो पंकज जी कह रहे थे कि 2017 और इस बार दोनों में बहुत फर्क है, क्योंकि इस बार जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ा है, वो अपने आप में एक सक्षम नेता के तौर पर, एक बड़े चेहरा उत्तर प्रदेश के तौर पर वो उभरे हैं। उनको जरूरत नहीं किसी दूसरे पावर सेंटर की। आपको क्या लग रहा है, जो पंकज जी कह रहे थे कि शायद इस बार वो डिप्टी सीएम पद की हम बात कर रहे हैं, यहां पर दूसरे पावर सेंटर की जरूरत ना पड़े? नहीं, मैं पंकज जी की बात से सहमत हूँ पूरी तरह से। देखिए, 17 और 22 में फर्क यह है कि 2017 में एक टीम बना दी गई थी और वो टीम देकर योगी आदित्यनाथ से कहा गया था कि इस टीम के आप कैप्टन। डिप्टी सीएम कौन हो रहा है, कौन कौन बनाया जा रहा है या डिप्टी सीएम बन रहे हैं, मुझे नहीं लगता 17 में उनको जानकारी। लेकिन अब परिस्थिति बदल गई। पार्टी में एक गुट उस समय भी जो उनके नाम से सहमत नहीं था, उसका ये कहना था कि उनको प्रोजेक्ट नहीं किया गया था, ये मैंडेट उनके नाम का नहीं।
लेकिन 22 का मैंडेट योगी जी के नाम का है। तो परिस्थिति में एक बुनियादी फर्क यह आएगा कि अब वो टीम के चयन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ऐसा 17 की तरह नहीं होगा कि टीम बनाकर उनसे कहा जाएगा कि अब आप मुख्यमंत्री पद की शपथ लीजिए और इनको मंत्री पद की शपथ दिलाइए। तो उस पूरे टीम के गठन में उसका आधार क्या होगा, वो अपना अनुभव भी बताएंगे कि 2 डिप्टी सीएम होने से उनको 5 साल में सहूलियत हुई या परेशानी हुई, क्या जो है सामाजिक समीकरण को देखते हुए डिप्टी सीएम का ये जो है शोभा वाला पद है उसकी संख्या बढ़ाई जाए या इसको खत्म ही किया जाए। क्योंकि हमेशा जैसे ही आप बढ़ाएंगे होगा कि इस समाज से आपने किसी को नहीं बनाया, इस समाज से तो बना दिया और इसका कोई अंत नहीं। लेकिन अब वो फैसला तो पार्टी करेगी कि डिप्टी सीएम कितने रहेंगे कि नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, मतलब निर्णायक भूमिका जो है वो इस फैसले तक पहुंचने में वो योगी आदित्यनाथ की राय की। जी ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। सभी सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं और चर्चा लगातार हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच बातचीत चल रही है, मुलाकात शुरू हो गई है, नजर इस पर भी रहेगी। और इधर देखिए, योगी सरकार के प्रवक्ता रहे सिद्धार्थनाथ सिंह से हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल ने बात की है। कौन मंत्री हो सकते हैं, चुनाव से पहले किए वादे कब तक पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है, सुनिए जरा सिद्धार्थनाथ सिंह इन तमाम बातों पर क्या कुछ कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगली सरकार शपथ ग्रहण की तैयारी कर रही है। हमारे साथ हैं कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी। जीत का सेहरा किसको देंगे? जीत का सेहरा देखिए हमेशा जनता को जाता है और कार्यकर्ताओं को जाता है। और साथ ही साथ जब हमारे पास ऐसी लीडरशिप हो और जो डबल इंजन वाली लीडरशिप हो, मोदी जी और योगी जी को भी जाता है, तो ये सेहरा तो इन्हीं लोगों को जाता है। तो आज हम लोग धन्य हैं कि हमारे पास कार्यकर्ताओं की वो फौज है जो इलेक्शन मशीनरी में काम करती है, और हम लोग के पास वो नेतृत्व है जिसमें मोदी जी और योगी जी हैं और अन्य नेता जो हैं, हमारे नड्डा जी हैं, अमित शाह जी हैं। तो हमारे पास भी एक गैलेक्सी है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि जनता ने हमें बहुत स्वीकार करा और हमें बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। होली पर आपने बहुत सारे वादे किए थे कि ये बांटेंगे वो बांटेंगे, इस होली मिलेगा जनता को कुछ? देखिए उसकी तैयारी शुरू हो गई है और मीडिया की तो नज़र हमेशा सबसे पहले होती है। और मैं इतना कहूँगा कि जो हम लोग ने किया संकल्प में, पत्र में कहा है, वो होएगा भी। सिलेंडर में दिया जाएगा इस बार? कब तक दे जाएंगे? तैयारी कब तक? आप इसकी चिंता ना करें, जो हमने कहा वो करके दिखाएंगे। अखिलेश यादव का खेमा यानी कि शिवपाल यादव भी कह रहे हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे, क्या कहेंगे? मुझे नहीं पता वो ओवर कॉन्फिडेंट थे या वो मुंगेरी लाल के सपने ही देख रहे थे। तो अब मुंगेरी लाल के हसीन सपनों में तो कोई भी कुछ हो सकता है, मगर वो सपने देखना उन्होंने बंद ही नहीं किया। और मेरे को लगता है ये लास्ट डे ऑफ पोलिंग के बाद शायद 8 तारीख को उनको पहली रियलाइजेशन हुई कि सपने मेरे टूट रहे हैं। तो आज वो फाइनल रिजल्ट उनको 10 को दिखने पड़ा। पिछली बार योगी जी की कैबिनेट में आपने शपथ ली थी, इस बार कितनी तैयारी है? मैं नहीं कह सकता, ये तो पार्टी का निर्णय होता है और साथ साथ मुख्यमंत्री का एक प्रेरोगेटिव होता है। तो जो भी निर्णय पार्टी का होएगा और मुख्यमंत्री का, वो स्वीकार होगा। डर लग रहा है कि भरोसा है? मेरे को डर नहीं लगता, क्योंकि काम मुझे कोई भी दिया जाएगा। इतना मुझे पता है कि पार्टी में मुझे अब 30 साल के ऊपर हो गए हैं। पार्टी ने मुझे कभी खाली नहीं बैठाया है, मेरे से कोई ना कोई काम करा और जो काम दिया है वो करके दिखाया है। तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से यहाँ पर सिद्धार्थनाथ सिंह बता रहे थे कि जो वादे किए गए हैं उन तमाम वादों को पूरा किया जाएगा और उसकी तैयारी भी सरकार ने कर ली है। अब ये वादे पूरे कैसे होंगे ये तो फिलहाल देखना होगा। पंकज जी, आपसे इसी पर मैं बात करना चाहूंगी। आप भी सिद्धार्थनाथ सिंह को सुन रहे होंगे, क्योंकि लाभार्थी सरकार कहा गया इस सरकार को, तमाम तरह के वादे किए गए। तो अब जाहिर तौर पर इस जीत के बाद जनता भी इंतजार कर रही है कि रिटर्न गिफ्ट कब मिलेगा, लेकिन क्या चुनौती होगी इन तमाम वादों को जल्द से जल्द पूरा करने की सरकार के सामने?
देखिए, सरकार किसी जल्दबाजी में नहीं है शिरीन, और आप 2017 की भी बात करिए, तब भी जिस तरीके से किसानों की कर्ज माफी बहुत बड़ा मुद्दा था, पहली कैबिनेट बैठक में उसे करना तो सरकार ने उसे किया भी। आलोचनाएं होती वो अलग तरह की बात है। दो बड़ी चीजें हैं कि एक तो होली और दिवाली में फ्री गैस सिलेंडर देना है, करीब 2 करोड़ से अधिक जो है वो उज्ज्वला गैस स्कीम के अंतर्गत महिलाएं आती है, और जैसा बार बार ये चर्चा हो रही है कि महिलाएं एक खास समुदाय बना लिया, इन लोगों ने अलग से वोट बैंक बना लिया है बीजेपी ने, उसको मजबूत करने के लिए। तो जो मेरी बात हुई थी सीनियर अफसर से, उन्होंने कहा था कि हम होली तक तो सबको ना दे पाएंगे, इतनी बड़ी संख्या है, लेकिन कईयों के घर में ये सिलेंडर पहुंच सकता है, पहुंचाने की पूरी तैयारी है। दूसरी बात, स्ट्रे कैटल की भी बात कही जा रही है, उसके बारे में भी सरकार बहुत संजीदा है। उसके बारे में भी एक पायलट प्रोजेक्ट प्रयागराज में शुरू भी कर दिया गया है। अगर वो कामयाब रहा तो उसी आधार पर राज्य के बाकी हिस्सों में भी इसे किया जाएगा। तो पूरी तैयारी इस बात पर चल रही है सरकार बनते ही। ठीक है संजय त्रिपाठी, आपके पास आऊंगी मैं, क्योंकि और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि सरकार कह रही है कि अब हम जल्द से जल्द उन तमाम वादों को पूरा करेंगे जिन वादों को लेकर हम जनता के बीच चुनावों में गए थे। तो क्या तैयारी शुरू हो गई है कि अब वो वादे पूरे किए जाएं? देखिए हाँ शिरीन, देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार अब तो खैर नहीं रही है, इस्तीफा दे चुके हैं मुख्यमंत्री, तो अब जब दूसरा कार्यकाल शुरू होगा तो तैयारी की जा रही है कि जो सबसे पहली कैबिनेट बैठक होगी उसमें ये जो विषय हैं जिनको लेकर के इस पूरे चुनाव में विपक्ष ने हमला बोला था सरकार पर, भले ही वो आवारा पशुओं का मुद्दा हो, भले ही गन्ना किसानों का मुद्दा हो, भले ही जो सरकारी योजनाओं के और कई सारे जो विषय हैं उन सबको ले जा करके पहली कैबिनेट में डिस्कस किया जाएगा, और निश्चित रूप से इस पर कोई ना कोई निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि ये बड़े मुद्दे हैं, इस पर बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं उत्तर प्रदेश के, और इस तरह की तैयारियां हैं कि जो पहला कैबिनेट बैठक होगी उसमें इसको रखा जाएगा। और इस संबंध में जैसा कि रसोई गैस का मुद्दा है, सरकार ने कहा था कि होली दिवाली एक सिलेंडर सबको मुफ्त दिया जाएगा, उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी होंगे, तो उनका पूरा ब्यौरा तलब किया जा रहा है, कितनी उनकी संख्या है, कितनों को दिया जा सकता है, क्योंकि वक्त बहुत कम है। तो ऐसे में ये मान के चलिए कि जो ये होली वाला कमिटमेंट है ये पूरा करने का आगे पीछे भी थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन सरकार ने, चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में ये बात लिख कर दी थी कि हम होली और दिवाली एक सिलेंडर मुफ्त देंगे, और पहला त्यौहार होली का पड़ रहा है। ये अलग बात है कि सरकार का गठन अभी नहीं हो पाया है, लेकिन ये जो एक मुफ्त सिलेंडर होली को दिया जाना है ये कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन इस पर भी पहली कैबिनेट में चर्चा होगी, और निश्चित रूप से ये सारे जो बड़े विषय हैं उनको लेकर के सरकार कोई निर्णय लेगी श्रीन। राइट तौर पर, क्योंकि 2017 में भी हमने देखा था पहली ही कैबिनेट में जिस तरीके से फैसले लिए गए, जो काम का एक तरीका शुरू किया था योगी आदित्यनाथ ने, तो इस बार उसको लेकर क्या बदलाव देखने को मिलेगा, या फिर कोई और रणनीति बना रही है सरकार, इस पर क्या कुछ होगा, नजर उस पर भी होगी। अब नीरज का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। नीरज, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो देखिए सरकार 5 साल के लिए चुनकर आ गई है, लेकिन 2024 नजर और फोकस क्योंकि 2024 पर है, तो क्या आज जो ये मुलाकात हो रही है इसमें फोकस ये भी रहेगा, इस पर भी कोई रणनीति बनाई जा सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मैं पिछले 10 साल से कवर कर रहा हूँ, 10 साल से सिर्फ ज़्यादा समय हो गया। भारतीय जनता पार्टी का एक चुनाव खत्म होता है और दूसरे ही दिन, जिस दिन खत्म होता है, दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। आप देखें, जिस दिन 10 तारीख को ही जिस समय रिजल्ट आया, और रिजल्ट आने के बाद शाम को जब जश्न का माहौल था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस जश्न के माहौल को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने उसी समय ये बात कह दी कि अब 2024 हमारा अगला मिशन है, और उसकी तैयारी शुरू हो गई। और अगले दिन बाकायदा वो गुजरात पहुंच गए, और गुजरात में उन्होंने रोड शो किया, गुजरात के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक की, तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, क्योंकि अगला जो चुनाव है वो गुजरात राज्य का चुनाव होना है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की प्रक्रिया है कि 2024 हो, चाहे वो गुजरात चुनाव हो, उसके बाद तुरंत हिमाचल प्रदेश का चुनाव है, इन सब राज्यों के चुनावों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने काम शुरू कर दिया है। तो एक चुनाव बीता, दूसरा शुरू। तो आज का जो या आज की जो बैठक है, इस बैठक को उन चुनावों से जोड़ के तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व है, वो दूसरे चुनावों को देखकर काम शुरू कर चुके हैं, इंक्लूडिंग जो अभी आपको नई कैबिनेट दिखेगी, उस नई कैबिनेट में भी 2024 की आपको झलक दिखेगी। न सिर्फ सोशल समीकरण सेट किया जाएगा, बल्कि क्षेत्रीय समीकरण भी सेट किया जाएगा, क्योंकि 2024 में उन चेहरों की उपयोगिता देखने को मिलेगी, उन चेहरों के नाम पर चुनाव भी लड़ा जाएगा, क्योंकि हर समाज का अपना नेतृत्व देना पड़ता है। तो बहुत सारे विषय हैं। तो 2024
का जो आपको दिखाई पड़ेगा आईना, वो अभी जो नई कैबिनेट बनेगी उसी में आपको उसकी झलक नजर आ जाएगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी एक सतत प्रक्रिया चलने वाली पार्टी है, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से इनके काम को बहुत नज़दीकी से वॉच किया है। एक काम खत्म होता है, दूसरे काम, खुद इनके नेता भी कहते हैं कि यार शांति नहीं मिलती है, सुकून नहीं मिलता, बैठने को नहीं मिलता है। प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक काम खत्म हुआ, दूसरा काम के लिए उन्होंने लगा दिया है। तो ये इस पार्टी का अपना काम करने का तरीका है जी। और यही रणनीति रही है। इससे पहले भी हमने देखा है, एक चुनाव खत्म लेकिन दूसरे की तैयारी साथ में ही शुरू, और बीजेपी इस बार भी कुछ इसी तरीके से उसी रास्ते पर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ शिरीन। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर करीब आधे घंटे से योगी और मोदी के बीच मुलाकात जारी है। इस बैठक में नई सरकार के गठन से लेकर चुनावी वादे पूरे करने जैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। जैसे ही इस बैठक से जुड़ी कुछ और जानकारी मिलेगी, हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।